आज का हमारा टॉपिक है कोडोमिनेंस। सह प्रभाविता किसे कहते हैं, इसमें ध्यान सुनना। कभी कभी हेटेरोजाइगस स्टेज में एक जीन की दो अल्टरनेटिव फॉर्म यानी विपर्यायी रूप कभी कभी हेटेरोजाइगस स्टेज में एक जीन की दो अल्टरनेटिव फॉर्म हाइब्रिड संतानों में एक साथ एक समान रूप से प्रकट हो जाती हैं। इस घटना को कोडोमिनेंस कहते हैं। फिर से ध्यान सुनिएगा। कभी कभी हेटेरोजाइगस स्टेज में एक जीन की दो अल्टरनेटिव फॉर्म हाइब्रिड संतानों में एक साथ एक समान रूप से प्रकट हो जाती हैं। इस घटना को कोडोमिनेंस कहते हैं। आगे देखते हैं। इस घटना में जब दोनों एलील एक साथ उपस्थित होते हैं अर्थात हेटेरोजाइगस स्टेज होती है, तब दोनों एलील के बीच डोमिनेंट रेसिड्यू रिलेशन प्रकट नहीं होता है। इस एलील को कोडोमिनेंस एलील कहते हैं। इन्हें हमेशा कैपिटल लेटर से प्रदर्शित करते हैं। ओके, आगे देखते हैं। एग्जाम्पल में दिया हुआ है हमारा कैट कलर, गायों में बालों का रंग। इसको बनाने के लिए एक जीन होता है सी जीन। सी जीन की दो अल्टरनेटिव फॉर्म CR CW जो कोडोमिनेंस को प्रदर्शित करती हैं। आगे देखते हैं। देखो यहाँ पे क्रॉस दिया हुआ है। देखो ये क्या हमारा CR शुद्ध लाल गाय के बीच क्रॉस कराया और CW ने शुद्ध सफ़ेद के बीच क्रॉस कराया। यहाँ से इसमें क्रॉस हुआ। पहले से यानी कैपिटल CR CW, फिर पहले को दूसरे से CR CW, फिर दूसरे को पहले से CR CW, फिर दूसरे को दूसरे से CR CW। इसमें पहली आ गई CR CW। F1 जनरेशन में क्या है हमारा, ये हमारी क्या है, ये हमारी F1 जनरेशन फर्स्ट पीढ़ी है। इसमें क्या हमारा आया, ये लाइन यहाँ पे लिखी हुई है, काफ़ी बड़ी लाइन है। यहाँ पे देखो हमने क्रॉस तो कराया, तो यहाँ पे होना क्या चाहिए था, यहाँ पे हमने देखो क्रॉस कराया तो यहाँ पे होना क्या चाहिए था, हमने शुद्ध लाल और शुद्ध वाइट गाय वाले ब्लड के बीच क्रॉस कराया, तो इसमें होना क्या चाहिए था, या इसमें जो CR है CW को दबाया जाए, पर यहाँ पे इसको दबाएगा नहीं ना। देखो ना CRW वाले को दबाएगा, यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है CR, ना CRW वाले को दबाएगा और ना CWR वाले को दबाएगा। इसमें दोनों ही एक्सप्रेस होंगे यानी CR और CW दोनों ही अपना करेक्टर एक्सप्रेस करेंगे, यानी कोई भी सरफेस नहीं होगा, दोनों अपना करेक्टर फुल ऑन दी एक्सप्रेस करेंगे। इसमें जो गाय होगी वो चितकबरी होगी, कहीं पे लाल धब्बा होगा, कहीं पे वाइट धब्बा होगा। इस कॉल्ड एज कोडोमिनेंस। आगे ध्यान देते हैं। अगले में ऐडिंग है मल्टीपल एलीलिज्म किसे कहते हैं। यहाँ तो क्या होता है, इसमें देखो जब एक जीन के दो से अधिक अल्टरनेटिव फॉर्म पाए जाते हैं जो होमोलोगस क्रोमोसोम पर सेम पोजीशन कैप यानी ग्रहण करते हैं, मल्टीपल एलील कहलाते हैं। फिर से ध्यान दीजिएगा। जब एक जीन के दो से अधिक अल्टरनेटिव फॉर्म पाए जाते हैं जो होमोलोगस क्रोमोसोम पर सेम पोजीशन कैप यानी ग्रहण करते हैं, मल्टीपल एलील कहलाते हैं और इस घटना को मल्टीपल एलीलिज्म कहते हैं। आगे क्या लिखा है, मल्टीपल एलील एक विशेष लक्षण को ही नियंत्रित करता है और इसमें प्रभाविता घटना भी देखी जाती है। जैसे RBC की प्लाज्मा मेम्ब्रेन या डोनर मेम्ब्रेन पर प्रोटीन के बने हुए एंटीजन पाए जाते हैं जिन्हें बनाने के लिए एक जीन होता है I जीन और इस जीन की 3 अल्टरनेटिव फॉर्म। ध्यान दीजिएगा नीचे यहाँ पे, इस जीन की 3 अल्टरनेटिव फॉर्म। जैसे एक लक्षण को हमने एक लक्षण ले लिया, एक लक्षण के लिए जीन होता है, ऐसे एक लक्षण हमने ले लिया एंटीजन बनाने के लिए जीन होता है I जीन। इसकी 3 अल्टरनेटिव फॉर्म IA, IB, I0। IA से A एंटीजन, IB से B एंटीजन, I0 से कोई भी एंटीजन नहीं होता है। आगे देखते हैं। जी हाँ, देखो ये यहाँ पे जो है ये सवाल दिए हुए हैं, ये अपना आप हल कर लीजिएगा। हम आगे चलते हैं। अगली मीटिंग क्या है, ब्लड ट्रांसफ्यूशन अर्थात रुधिर आदान। तो इसमें क्या होता है, देखते हैं।
ब्लड ट्रांसफ्यूजन, रुधिर आदान, तो इसमें क्या होता है? इसके अंतर्गत यह पता लगाया जाता है कि व्यक्ति में रुधिर आदान कैसे होता है, अर्थात कौन सा ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किस ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को ब्लड दे सकता है। ओके, इसके अंतर्गत यह पता लगाया जाता है कि व्यक्ति में रुधिर आदान कैसे होता है, अर्थात कौन सा ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किस ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को ब्लड दे सकता है। ओके, आगे चलते हैं। यहाँ पर देखो दिया हुआ भी है, ब्लड ग्रुप ए वाले को ए और ओ वाला दे सकता है, ब्लड ग्रुप बी वाले को बी और ओ वाला दे सकता है, ब्लड ग्रुप ए बी वाले को ए वाला भी दे सकता है, बी वाला भी दे सकता है और ओ वाला भी दे सकता है। ब्लड ग्रुप ए बी वाले को ए वाला भी दे सकता है, बी वाला भी दे सकता है, ओ वाला भी दे सकता है और ए बी वाला भी दे सकता है। ब्लड ग्रुप ओ वाले को ओ वाला दे सकता है। आगे देखते हैं, यहाँ पर कुछ नोट पढ़ने करके लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़िएगा। ब्लड ट्रांसफ्यूशन के समय डोनर यानी देने वाले का एंटीजन तथा रेसिपिएंट यानी लेने वाले की एंटीबॉडी देखते हैं। क्या लिखा है? ब्लड ट्रांसफ्यूजन के समय डोनर का एंटीजन तथा रेसिपिएंट की एंटीबॉडी देखते हैं, यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन के समय देने वाले का एंटीजन तथा लेने वाले की एंटीबॉडी देखते हैं। पॉइंट नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है? ब्लड ग्रुप ए बी यूनिवर्सल रेसिपिएंट अर्थात सभी से ले सकता है, तथा ब्लड ग्रुप ओ यूनिवर्सल डोनर यानी सभी को दे सकता है। आगे देखते हैं, पॉइंट नंबर 3 लिखा हुआ है, एंटीजन ए तथा बी की खोज कार्ल लैंड स्टीनर ने की थी। पॉइंट नंबर 4 क्या लिखा हुआ है? RH एंटीजन की खोज कार्ल लैंड स्टीनर एंड वीनर ने की थी। RH एंटीजन की खोज वीनर ने की थी। आगे ध्यान देते हैं, अगली क्या है? RH एंटीजन, ये क्या होता है? तो RBC की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर प्रोटीन के बने हुए RH एंटीजन पाए जाते हैं। जिन व्यक्तियों में RH एंटीजन पाए जाते हैं उन्हें RH पॉजिटिव कहते हैं, तथा जिन व्यक्तियों में RH एंटीजन नहीं पाए जाते हैं उन्हें RH निगेटिव कहते हैं। इसका एक्सप्रेशन एक डोमिनेंट एलील कैपिटल R है। एग्जाम्पल में कैपिटल R पेवर प्लस, स्मॉल r पेवर माइनस। दोनों के बीच क्रॉस करा दिया हमने, पहले को पहले से, फिर पहले को दूसरे से, फिर दूसरे को पहले से, फिर दूसरे को दूसरे से। तो जो प्रोजेनी है वो RH पॉजिटिव, 100% प्रोजेनी इज RH पॉजिटिव। कैपिटल R ने जो है स्मॉल r को दबा दिया। आगे देखते हैं, अगली हमारी है काफ़ी इम्पोर्टेंट हेडिंग है, इराइथ्रोब्लास्टोसिस प्लेटलेट्स। ये क्या होता है? ध्यान सुनिएगा। इराइथ्रोब्लास्टोसिस प्लेटलेट्स किसे कहते हैं? काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसमें क्या होता है? यह घटना तब प्रकट होती है जब पिता RH पॉजिटिव तथा माता RH निगेटिव होती है। क्या? यह घटना तब प्रकट होती है जब पिता RH पॉजिटिव तथा माता RH निगेटिव होती है। ऐसी माता की संतानें RH पॉजिटिव होने के कारण पहले बच्चे के जन्म के समय यूट्रस यानी गर्भाशय में स्थित कुछ RBC प्लेसेंटा के द्वारा माता के ब्लड ग्रुप में आ जाती हैं, माता के ब्लड ग्रुप में पहुंच जाती हैं। अतः बच्चे का RH एंटीजन माता के ब्लड ग्रुप में आ जाता है। और माता का ब्लड ग्रुप RH निगेटिव होने के कारण RH एंटीजन माता के ब्लड में फॉरेन प्रोटीन, यहाँ पे ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, फॉरेन प्रोटीन अर्थात बाहरी प्रोटीन, फॉरेन प्रोटीन का कार्य करता है। इसकी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप माता के ब्लड में एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होने लगता है, जिसे NTRH कहते हैं। परंतु प्रथम संतान के जन्म के समय तक NTRH का फॉर्मेशन पूर्ण रूप से नहीं हो पाता है। इसीलिए पहली संतान सुरक्षित जन्म ले लेती है, परंतु दूसरी संतान के जन्म के समय NTRH का
परंतु दूसरी संतान के जन्म के समय NTRH का निर्माण अधिक मात्रा में हो जाता है और यह NTRH प्लेसेंटा के द्वारा बच्चे के ब्लड में पहुंच जाती हैं, और उसकी RBC पर लगे हुए RH एंटीजन तथा NTRH से कोगुलेशन कर देती हैं और एम्ब्रियो के ब्लड में क्लटिंग हो जाती है, जिससे दूसरी या अगली संतानें भ्रूण अर्थात एम्ब्रियो में ही मर जाती हैं। इस घटना को ही इराइथोब्लास्टोसिस प्लेटलेट्स कहते हैं। देखो यहाँ पे बाकायदा डायग्राम दिया हुआ है। देखो ये डायग्राम दिया हुआ है बाकायदा क्लियर। अगली मेरी हेडिंग क्या है? अगली मेरी हमारी हेडिंग है अगली हमारी हेडिंग है डाई हैबिट क्रॉस कहते हैं। तो इसमें क्या होता है? जब दो लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराते हैं। अगली हेडिंग है डाई हैबिट क्रॉस कहते हैं। तो जब दो लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराते हैं अर्थात उन्हीं दो लक्षणों की दो अल्टरनेटिव फॉर्म यानी विपर्यायी रूप के बीच क्रॉस कराते हैं तो इसे डाई हैबिट क्रॉस कहते हैं। जैसे हमने एक लक्षण ले लिया बीज का आकार। इसके लिए एक जीन होता है आर जीन की दो अल्टरनेटिव फॉर्म कैपिटल आर स्मॉल आर। कैपिटल आर से बीज हमारा राउंड अर्थात गोल होगा, स्मॉल आर से बीज हमारा विंकल अर्थात झुर्रीदार होगा। दूसरा लक्षण हमने ले लिया बीज का रंग। इसके लिए जीन होता है वाई जीन। वाई जीन की दो अल्टरनेटिव फॉर्म कैपिटल वाई स्मॉल वाई। कैपिटल वाई से बीज हमारा येलो अर्थात पीला होगा, स्मॉल वाई से बीज हमारा ग्रीन अर्थात हरा होगा। अब इन दोनों को हमने क्रॉस करा दिया। कैपिटल आर और कैपिटल वाई देखो कैपिटल वाई और स्मॉल आर और स्मॉल वाई के बीच क्रॉस कराया हमने। तो हमें जो मिला वो क्या मिला? यहाँ पे देखो लाइन लिखी हुई है ऑल हेट्रोजाइगस हाइब्रिड येलो सीडेड प्लांट। यानी इसमें क्या हुआ? जो कैपिटल आर है इसने स्मॉल आर को दबा दिया और जो कैपिटल वाई इसने स्मॉल वाई को दबा दिया। तो कैपिटल कैसा होता है? राउंड और कैपिटल वाई कैसा है? येलो। तो ऑल हेट्रोजाइगस राउंड एंड येलो सीडेड प्लांट हमें मिले। आगे देखते हैं। देखो यहाँ पे 4 टाइप्स हैं, 4 टाइप्स। यहाँ पे पॉइंट करके लिखा हुआ है, नोट करके देख लेना। 4 टाइप्स मेल एंड फीमेल गैमेट इंडिपेंडेंट असार्टमेंट के कारण। ये इतने हमको पता निकलते हैं, इतने रेशियो क्रॉस कराने पर। अगली हेडिंग क्या है? अगली हमारी हेडिंग है सेक्स क्रोमोसोम एंड ऑटोसोम। तो इसमें क्या लिखा हुआ है? यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म अर्थात एक लिंगी जीवों में कुछ ऐसे क्रोमोसोम पाए जाते हैं जो पेयर में अर्थात जोड़े में या फिर सिंगल द्वारा जीवों के लिंग निर्धारण सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। आगे लिखा हुआ है इन्हीं क्रोमोसोम को जो सेक्स डिटर्मिनेशन की भूमिका निभाते हैं सेक्स क्रोमोसोम आलोसोम या हेट्रोसोम कहलाते हैं। सेक्स क्रोमोसोम फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय मॉकलैंग इन ग्रेशियोफर। आगे क्या हमारा लिखा हुआ है? आगे हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये पॉइंट कर क्वेश्चन लिख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। होमोमॉर्फिक जीवों में सेक्स क्रोमोसोम एक समान पाए जाते हैं। एग्जाम्पल में ह्यूमन फीमेल। तो ह्यूमन फीमेल में 23वीं जोड़ी पर XX सेक्स क्रोमोसोम पाया जाता है। अतः फीमेल में एक ही प्रकार की ओम अर्थात फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है जिसमें क्रोमोसोम की संख्या 22 ऑटोसोम X अर्थात कुल 23 N होती है। अतः फीमेल को होमोगैमेटिक कहा जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? अगला हमारा क्वेश्चन है हेट्रोमॉर्फिक ऑर्गेनिज्म में असमान सेक्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं। एग्जाम्पल में ह्यूमन मेल। तो ह्यूमन मेल में 23वीं जोड़ी पर XY सेक्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं। अतः मेल में 2 प्रकार के स्पर्म यानी मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। एक स्पर्म 22 ऑटोसोम X वाला
तथा दूसरा स्पर्म बाइटोसोम वाई वाला होता है। अतः 22 ऑटोसोम एक्स वाले को जिम्नोस्पर्म तथा 22 ऑटोसोम वाई वाले को एंडोस्पर्म कहते हैं। इसे ध्यान रखिएगा, 22 ऑटोसोम एक्स वाले को जिम्नोस्पर्म तथा 22 ऑटोसोम वाई वाले को एंडोस्पर्म कहते हैं। अतः मेल को हेटेरोगैमेटिक कहा जाता है। ओके, क्लियर। फिर आगे लिखा है, सेक्स क्रोमोसोम के अतिरिक्त जीवों में ऐसे अन्य क्रोमोसोम पाए जाते हैं जो ऑर्गेनिज्म के सोमैटिक कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं। इन्हें ऑटोसोम कहते हैं। मनुष्य में 1 से 22 जोड़ी तक के मनुष्य में को लिखा हुआ है यहाँ पे पॉइंट, मनुष्य में 1 से 22 जोड़ी तक के पेयर तक के क्रोमोसोम ऑटोसोम कहलाते हैं। इस प्रकार इनकी कुल संख्या 22 पेयर अर्थात कुल 44 होती है। आगे लिखा है, ऑटोसोम मेल व फीमेल में एक ही प्रकार के पाए जाते हैं। अतः मेल और फीमेल में ऑटोसोम की संरचना, जीन आदि सभी समान होते हैं। अतः मेल तथा फीमेल में सोमैटिक कैरेक्टर समान होते हैं। मेल और फीमेल में पाई जाने वाली विभिन्नताएं अर्थात सेक्स डिटर्मिनेशन मेल और फीमेल में पाई जाने वाली विभिन्नताएं अर्थात सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, लैंगिक द्विरूपता के लिए 23वीं जोड़ी के सेक्स क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्लियर। आगे चलते हैं, अगले में हेडिंग क्या है, अगली मेरी हेडिंग है सेक्स डिटर्मिनेशन, लिंग निर्धारण। तो यहाँ पे क्या लिखा है, ऑर्गेनिज्म में मेल तथा फीमेल के डेवलपमेंट ऑर्गन को सेक्स डिटर्मिनेशन द्वारा समझाया जा सकता है। अर्थात वह घटना जिसके द्वारा जीवों में मेल अथवा फीमेल का डिटर्मिनेशन होता है सेक्स डिटर्मिनेशन कहलाती है। इसके लिए निम्न सिद्धांत दिए गए। पहला हमारा क्या है, क्रोमोसोम थ्योरी। ये हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, बाकी आगे का हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। ओके, अगले वीडियो में हम यहाँ से कवर करेंगे सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर यानी लिंग सहलग्न लक्षण किसे कहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर।